हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्ट्रैटेजी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। हम हर फिजिक्स के चैप्टर में वेक्टर्स का यूज बहुत ही फ्रिक्वेंटली करेंगे। क्यों, ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वेक्टर्स है क्या, इसको समझे कैसे। तो हम किसी भी क्वांटिटी को दो तरीके से मेजर करते हैं। पहला है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और दूसरा है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। क्वांटिटी मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कितना आलू आप खरीदना चाहते हैं तो आप कहेंगे 2 किलो। आपसे कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, आप कहेंगे 60 किलो। आपसे कोई पूछे कि कितना समय हुआ है, आप कहेंगे कि 2 बज के इतना मिनट। आपसे कोई पूछे कि इस बॉटल में कितना पानी आता है, आप कहेंगे 1 लीटर। आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर कितना हो रहा है तो आप कहेंगे कि 70 डिग्री। तो इन सब में सिर्फ हमको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। इन सारे आंसर्स में आपने क्या बताया है, सिर्फ एक नंबर बोल दिया कि इतना डिग्री, इतना किलो, इतना, ये यूनिट के साथ एक नंबर डाल दिया और वहीं पे बात खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आप कितनी स्पीड से चल रहे थे तो आप कहेंगे कि 40 की रफ्तार से चल रहा था साहब। लेकिन कोई पूछे कि आप कितनी वेलोसिटी से चल रहे थे तो अब आपको बताना पड़ेगा कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा था। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आप यहां से यहां गए और यहां से यहां आए, तो मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आप कहेंगे कि ए से बी मान लो 1 किलोमीटर था, तो आप कहेंगे कि 1 किलोमीटर यहाँ और फिर 1 किलोमीटर यहाँ आने में। सपोज करिए आप सीधे ही गए हैं, मैं ये लाइंस बना रहा हूँ क्योंकि ये जाने का, ये आने का, ठीक है। तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर जाने में और 1 किलोमीटर आने में, यानी कि 2 किलोमीटर आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति पूछे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप यहाँ से गए 1 किलोमीटर और फिर यहीं पे चले आए। अब कोई पूछे कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गए, तो आप कहेंगे यार मैं तो शुरू में भी यही था और अंत में भी यहीं आ गया हूं, तो मेरा तो डिस्प्लेसमेंट है 0, है ना। यहां पे डिस्टेंस को ओरिजिनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से कोई मतलब नहीं था। उसका मतलब बस इतना था कि आप कितना रूट कवर किए हैं। लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कंसीडर करते हैं, यानी कि हम डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस में सिंस डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी की बात आएगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी कि आपको डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा स्पीड है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और सेम वे में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्टेंस है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कुछ और वेक्टर क्वांटिटीज की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके यहाँ पे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इस कार को चलाने के लिए, एक कार है जिसका इंजन खराब हो गया है, कोई पूछे कि इस कार को चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं इसको चलाने के लिए। तो सामने वाला पूछेगा क्या ही फर्क पड़ता है, किधर से भी फोर्स लगा दीजिए। तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं ऊपर से इस पे 1000 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, क्या ये कार चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि वर्टिकल में तो नीचे ग्राउंड है और ग्राउंड को फाड़ के अंदर भेजने की उतनी क्षमता तो नहीं है इसमें। तो इसीलिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि आपको राइट साइड 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है और गाड़ी चल पड़ेगी। तो यहां पे भी डायरेक्शन की जरूरत हमें पड़ी, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो हमने क्या सीखा, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला, जिसमें सिर्फ आपका एक नंबर से काम चल जाए। दूसरा, उस नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। जहां पे सिर्फ नंबर यानी मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है उसको हम स्केलर कहते हैं, लेकिन जहां पर आपको डायरेक्शन भी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उन्हीं को हम वेक्टर्स कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वेक्टर्स है उसको डिनोट कैसे करते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि किसी ने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट ए बी है उसको डिनोट करो, तो आप लिखेंगे कि ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी वेक्टर है ऐसे। लेकिन अगर कोई पूछता कि ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, आप लिख देते थे ए बी इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। लेकिन जब आप वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 7 किलोमीटर, और आगे हम इसको आई और जे कैप में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए टूवर्ड्स राइट, है ना। ये हो गया इसका डायरेक्शन। ये ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे और ऐसे आप डिस्टेंस को लिखेंगे। अब ये जो एरो है इसका क्या मतलब है,
ये जो एरो है इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, यहां से हम ए से बी जा रहे हैं ना, तो एरो का जो इनिशियल पॉइंट है वो ए से शुरू होगा, है ना। अगर सपोज करिए मैं पूछता कि ए बी के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो आप लिखते ए बी, दैट इज नथिंग बट बी ए, है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं ए बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको ए बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आप इसको बी और ए के बीच के डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाता है। अगर ए बी का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट है, तो बी ए का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी बी से ए की तरफ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल नहीं है। तो जो ए है, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है, वो उस जगह पे रखा जाता है जहां से हम अपना डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट मानते हैं। वहां पे इस लाइन सेगमेंट का जो इनिशियल पॉइंट है वो रखा जाता है। जो एरो हेड है वो हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ रखा जाता है, और यही जो एरो का सिंबल है ये आपका मूवमेंट का डायरेक्शन बताता है। फिर जो ये लेंथ है इस एरो की, दिस टेल्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए बी। सो अगर हम कहें कि ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो 7 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, तो उसको लिखने का एक तरीका हो सकता है ए बी का वेक्टर, और हमने ले लिया इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 7 किलोमीटर्स, राइट। तो जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए बी का वेक्टर और उसका बार लगा दिया या मॉड लगा दिया बेसिकली, तो ये हो जाता है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जो लेंथ है, यानी जो ये मैग्नीट्यूड है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन आप कहेंगे सर मान लीजिए कि फिर ऐसे कैसे लिख देते हैं कि ए बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है -7 किलोमीटर। तो भैया ये जो साइज है, यानी कि ये जो एरो का साइज है, वो तो अभी भी 7 किलोमीटर के ही इक्विवेलेंट है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया, है ना। जैसे कि ए बी का जो डिस्प्लेसमेंट था वो था 7 किलोमीटर, अगर हम इस तरफ प्लस मान लेते हैं तो ये था +7 किलोमीटर, लेकिन अगर हम बी ए का डिस्प्लेसमेंट ए ले लेंगे तो हो जाएगा -7 किलोमीटर का, है ना, क्योंकि साइड जस्ट फ्लिप हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब वेक्टर्स को कुछ कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि पहला है जीरो वेक्टर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि जीरो वेक्टर यानी कि किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस में इसका रीडिंग जीरो है, यानी कि द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इट इज जीरो वेक्टर। आप ये तो अच्छे से जानते होंगे कि ये एक कार्टेशियन प्लेन होता है और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हम ऐसे लेते हैं, या फिर हम इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड भी कर सकते हैं, है ना। तो हम ज़्यादा फैमिलियर हैं एक्स वाई और जेड में, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अगर 2D की बात करते हैं तो जेड नहीं रहता, सिर्फ एक्स वाई प्लेन ही हो जाता है फिर। तो जो जीरो वेक्टर है वो ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, यानी कि एक्स में भी कुछ नहीं है, वाई में भी कुछ नहीं है, और जेड में भी जीरो है। सो दिस इज अ जीरो वेक्टर और पॉइंट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो अगर हम कहें कि कोई ए बी वेक्टर है जो है 7 आई कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, आप बस इतना ही जानिए कि 7 आई कैप है। आई कैप इज नथिंग बट डायरेक्शन, और इसी को हम बाद में यूनिट वेक्टर कह देंगे। तो अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, तो जैसे नाम से क्लियर है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1, राइट, और इसके साथ कुछ एक डायरेक्शन होगा, है ना। मान लीजिए 1 टूवर्ड्स राइट, है ना, 1 टूवर्ड्स राइट। तो अब ये जो 1 टूवर्ड्स राइट है, इसी को हम कह देते हैं कि ये आई कैप है, मान लेते हैं। तो ये जो आई कैप हो गया क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए कि कोई एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 10 टूवर्ड्स राइट, तो हम उसको लिख सकते हैं 10 आई कैप, है ना। क्यों? क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी 1 है, तो जब 10 × 1 करेंगे तो वो तो 10 ही आएगा, और इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके हमको मिल गया डायरेक्शन। तो अब जो टूवर्ड्स राइट है वो लिखने के बजाय हम सीधे लिख देंगे आई कैप, है ना। सेम वे में एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो नीचे की तरफ वाला है डायरेक्शन, वहां पे हम एक यूनिट वेक्टर कह देते हैं कि जो नीचे की तरफ टुवर्ड्स डाउन है उसको हम कह देते हैं 1 एन कैप। जो नीचे की तरफ है हम कह देते हैं बस, ठीक है, कि जो नीचे की तरफ है उसका नाम दे देते हैं एन कैप, है ना, और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है एन कैप का। तो अब अगर मुझे कहना है कि मुझे 10 फीट नीचे जाना है, तो मैं किसी से ये कहने की बजाय कि आई वांट टू गो 10 फीट डाउनवर्ड्स, मैं कह दूंगा कि भैया मुझे 10 फीट एन कैप की डायरेक्शन में जाना है ना। हमें किधर जाना है? 10 फीट एन कैप की डायरेक्शन। तो समझ जाएगा कि भैया एन कैप मतलब नीचे की तरफ की ही तो बात कर रहा है, ठीक।
अब आता है को इनिशियल वेक्टर्स। जो को इनिशियल वेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होके अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं, बेसिकली अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। फिर हम देखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर यानी कि जो पैरेलल हो एक दूसरे के, है ना, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, उनका डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो सकता है, क्योंकि कोलिनियर है तो पैरेलल तो होना ही पड़ेगा। तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो छोटा बड़ा आप कर लीजिएगा, लेकिन डायरेक्शन में दो ही ऑप्शन है, या तो दोनों एक तरफ होगा या तो ऑपोजिट होगा, तो ये होता है कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर के ही दो प्रकार हैं, एक है आपका नेगेटिव वेक्टर और एक है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स जो इक्वल हैं। अब कोई भी दो वेक्टर इक्वल कैसे हो सकते हैं? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को इक्वल होना है तो भैया मैग्नीट्यूड तो बराबर होना ही पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए, तभी दो वेक्टर्स इक्वल हो पाएंगे। फिर है नेगेटिव वेक्टर। देखो नेगेटिव मतलब अगर कोई एक वेक्टर है जो 10 किलोमीटर राइट भेज रहा है, तो दूसरा वेक्टर अगर तुम्हें 10 किलोमीटर लेफ्ट भेजे तो यही वेक्टर नेगेटिव हो जाएंगे। यानी मैग्नीट्यूड तो भैया सेम है, ये 10 किलोमीटर इधर भेज रहा है और ये 10 किलोमीटर इधर भेज रहा है, लेकिन डायरेक्शन 180 डिग्री का फर्क है, तो उसी को हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अभी आगे वाली स्लाइड्स में आप और आसानी से समझ पाएंगे इन सब बातों को। द ज्योमेट्री ऑफ एडिशन। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ। देखिए वेक्टर को आपने अभी तक समझ लिया होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो डायरेक्शन के साथ एसोसिएट कर दे और एक मैग्नीट्यूड हो जिसका, वही वेक्टर है। मैं यहां से यहां गया, अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गया था, है ना, तो स्पीड में कोई पूछेगा तो आप कह देंगे 2 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी पूछेगा आपको बताना पड़ेगा कि इस तरफ से इस तरफ, यानी कि टुवर्ड्स राइट, है ना, तो ये वेक्टर हो गया। अब सपोज करिए पहले मैं ए से बी गया और बी से सी गया, है ना, ये था 2 किलोमीटर और ये था 1 किलोमीटर। अब किसी ने आपसे पूछा कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप कह देंगे 2 इधर 1 इधर, दैट इज 3 किलोमीटर, है ना, जो कि एकदम सही है। लेकिन किसी महापुरुष ने आपसे पूछा कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, वो तो यार 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर करके आप नहीं बता पाएंगे, है ना। तो यहां पे आपको बचाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं यहां से चला और मैं यहां गया और ये जो डिस्टेंस था ये था ए वेक्टर। अब मैं यहां से फिर यहां गया और ये जो था ये था बी वेक्टर। तो अगर कोई पूछे कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहिएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वहां से एक एरो ड्रॉ करना है हमारे फाइनल पॉइंट पे, और ये जो नया वेक्टर है यही आपको हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि इन दोनों का सम दे देगा। अब आप कहेंगे कि अभी तक तो बहुत आसान था, ये तो बच्चा भी कर ले कि भैया ये वाला जोड़ के ये वाला आ जाएगा, इतना आसान था। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि मैं एक वेक्टर ये दे दूं ए, एक वेक्टर ये दे दूं बी और एक वेक्टर ये दे दूं सी, अब मैं कहूं ए बी और सी वेक्टर को जोड़ के बताओ, फिर तो यार समस्या हो जाएगी, है ना। क्योंकि अब आप कैसे करिएगा कि यहां से यहां जोड़ दो, यहां से यहां जोड़ दो, फिर क्या किसको ऐड करो, बहुत कंफ्यूजिंग। तो आप क्या करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे, फिर आप वेक्टर की एक प्रॉपर्टी सोचेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो वेक्टर है ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, यानी कि इसका एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, और वही इंपॉर्टेंट है। इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से तो मतलब ही नहीं है हमको। ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ भैया कि जो वेक्टर है इसको आप चाहें तो इसका जो डायरेक्शन है और इसका जो आपका मैग्नीट्यूड है उसको सेम रखते हुए यही वेक्टर उठा के यहां रख दें, या यही वेक्टर उठा के पैरेलली शिफ्ट कर दें कहीं भी, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे आप शिफ्ट करते रहें इसको, ठीक है, तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे ये तो यार बढ़िया बात बता दी, फिर तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये सब तो एडिशन करना मतलब हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया। तो कैसे करिएगा? आप करिएगा ऐसे कि ये जो बी वेक्टर है इसको आप सबसे पहले उठाइए और उठा के कहां ले जाइए, और इस बी वेक्टर को उठा के ले जाइए थोड़ा सा आगे, यानी कि ये जो बी वेक्टर है इसको उठा के यहां रख दीजिए ऐसे। तो जब आप वी वेक्टर को यहां रख देंगे तो इससे हुआ क्या, इससे आप देखेंगे तो हमारा पहला जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था उसके जैसा बन गया। यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको अब क्या बता देगी, ये आपको बता देगी दो वेक्टर्स का सम, दैट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम, यानी ए प्लस बी वेक्टर,
है ना। तो ये आपको ये बता देगा। फिर आप कहेंगे लेकिन यार सी वेक्टर भी तो ऐड करना है, तो अब कैसे ऐड करिएगा। फिर आप कहेंगे यार वही वाला आइडिया लगाते हैं, सी वेक्टर को भी उठाते हैं। तो मैं कहूँगा कि मतलब दिमाग तो आप अच्छा लगाते हैं भैया। तो अब हम सी वेक्टर को भी उठाते हैं अपनी जगह से और सी वेक्टर को भी शिफ्ट कर देते हैं इसके हेड पर, ऐसे। तो आप कहिएगा कि फिर तो यार आसान हो गया भाई, है ना। आसान कैसे हुआ? आसान ऐसे हुआ कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि आप b प्लस सी वेक्टर करिए, तो आप कहेंगे कि यहां से डॉटेड लाइन आप खींच के आप b वेक्टर प्लस सी वेक्टर बता देंगे। और आपसे कोई कहे कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर करिए, तो आप तो सीधा ये लाइन खींचेंगे और कहेंगे a प्लस बी प्लस जो सी वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार है। तो सब आपसे हो जाएंगे इंप्रेस और आपको मिल जाएंगे पूरे अंक आपके एग्जाम में। तो ये हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अब हम एक और वेक्टर एडिशन का लॉ देखते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो पैरेललोग्राम है किसी भी वेक्टर एडिशन का, ये जो नया नियम है ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी जो है बुद्धि लगानी पड़ेगी। और अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना, इनका एडिशन करना है, तो एक तो मेथड हमने सीखा कि जो बी है इसी को हम लोग इस तरफ यहां ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और फिर ये जो होगा वो आपका ए प्लस बी दे देगा, है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग बुद्धि लगाइएगा तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और अगर हम इसको पैरेललोग्राम को पूरा बना दें ऐसे, तो हम सिंस ये पैरेललोग्राम है यानी कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर सेम होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, तो b विल बी इक्वल टू दिस, सो वी कैन से दैट इट इज अ शैडो b वेक्टर, राइट। तो ऑब्वियसली इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा वही होगा आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो टेक्निकली ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए इजी बना दिया गया है कि जो डायगोनल ऑफ दिस a एंड b वेक्टर की वजह से जो पैरेललोग्राम बना वही आपका इसका सम होगा। अब आप कहेंगे कि सम तो मान लीजिए हम निकाल लेंगे, लेकिन डिफरेंस कैसे निकालेंगे वेक्टर्स के, तो उसके लिए फिर से हमें थोड़ा सा अपना जो है दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। और जो वेक्टर की एक और प्रॉपर्टी है हमें वहां जंप करना होगा, और वो ये है कि ये वेक्टर अगर हम ए वेक्टर कहते हैं तो जब 180 डिग्री ऑपोजिट हो जाता है यही वेक्टर, तो उसी को हम माइनस ए वेक्टर कह देते हैं। तो अगर कोई आपसे ए प्लस बी वेक्टर निकालने को बोले तो आप तो ट्रायंगल लॉ से कर देंगे या पैरेललोग्राम लॉ से कर देंगे, जो भी आपके लिए आसान पड़े। लेकिन अगर आपसे कोई ए और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए या डिफरेंस के लिए पूछे, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है अपना दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और आप कहेंगे कि अगर ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो जो ए बी वेक्टर होगा वो इसको यहाँ पे करके यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी वेक्टर। लेकिन अगर कोई पूछे कि a माइनस बी वेक्टर जो है वो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि ये आपका a वेक्टर है और जो b वेक्टर आपका है वो ये है, तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, माइनस बी वेक्टर इसी का जस्ट ऑपोजिट वेक्टर होगा, यानी कि ये आपका होगा माइनस बी वेक्टर। और अभी अभी हमने सीखा है कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस माइनस बी वेक्टर को हम क्या करेंगे, उठाकर शिफ्ट कर देंगे यहाँ इस डायरेक्शन में, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। और ये वेक्टर फिर जो है ये आपको देगा a माइनस बी का वेक्टर, है ना। तो अब ये हुआ आपका वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्केलिंग स्पेस ये क्या है। देखिए अगर कोई वेक्टर है a वेक्टर, अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर को बढ़ाना है या छोटा करना है या इसका डायरेक्शन चेंज करना है या कुछ करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर इस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें और उस स्केलर की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो या ऐसे कुछ नंबर्स हो, तो होगा क्या कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, 3 से ट्रिपल हो जाएगा, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर लैम्डा 0.5 हो यानी कि हाफ हो, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा, लेकिन अभी भी डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर लैम्डा बराबर 1 हो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर ही रह जाएगा। लेकिन अगर लैम्डा -1 है तो जो ए वेक्टर है अब वो बन जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। और अगर यही लैम्डा 1 अपॉन मॉड ऑफ ए हो, मॉड ऑफ ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो अगर ये 1 अपॉन मॉड ऑफ ए हो तो हमें क्या मिल जाएगा,
हम यूनिटरी मेथड से जानते हैं कि हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो ए वेक्टर है ये सपोज करिए 7 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट है, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड दैट इज 7, है ना। तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर आप जब करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 7 से 7 कट गया, बचेगा 1 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट। और इसी को तो हम कहते थे यूनिट वेक्टर। हमने फर्स्ट या सेकंड पेज में यूनिट वेक्टर यही तो डिफाइन किया था कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और एक कोई डायरेक्शन हो उसके पास, उसी को तो हम यूनिट वेक्टर कह देते थे। तो यही हुआ अपना यूनिट वेक्टर। और इसी यूनिट वेक्टर से जब हम मैग्नीट्यूड किसी भी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही तो अपना वेक्टर आ जाता है ना। तो ए वेक्टर वापस से पाने के लिए हम क्या करेंगे? इसी यूनिट वेक्टर में ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वापस मिल जाएगा 7 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट। सो these are some operations that you do with a vector A. Now translating space into numbers, मतलब अभी तक हम जो कह रहे थे कि टुवर्ड्स राइट चले गए, टुवर्ड्स लेफ्ट चले गए, टुवर्ड्स डाउन चले गए, ये सब हम बस कह दे रहे थे। लेकिन अब एक प्रॉपर इसका डेफिनेशन हम देखेंगे कैसे। हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है एक्स वाई जेड एक्सिस का, उसमें पढ़ा है ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। तो जो वेक्टर्स का पहला ही नियम है वो कहता है कि जो एक्स डायरेक्शन में है दैट इज आई कैप, जो वाई डायरेक्शन में है दैट इज जे कैप, और जो जेड डायरेक्शन में है दैट इज के कैप। अब ये सब कैप के फॉर्म में क्यों है? क्योंकि यूनिट वेक्टर्स को डिनोट करने का तरीका यही होता है कि आई जे के और उसके ऊपर टोपी पहना दीजिए। और वेक्टर को डिनोट करने का तरीका, जैसे हमें टी वेक्टर दिखाना है तो टी के ऊपर ऐसे एक एरो लगा देंगे। अब आई वेक्टर मतलब क्या हुआ? आई वेक्टर मतलब कि मैं एक यूनिट राइट की तरफ यानी एक यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ गया। जे कैप मतलब एक यूनिट वाई की तरफ बढ़ गया, और के का मतलब एक यूनिट के की तरफ बढ़ गया फ्रॉम ओरिजिन। यही मतलब है आई जे और के का। तो अगर मैं 10 यूनिट एक्स की तरफ बढ़ जाऊंगा, है ना, तो मैं उसको मैथमेटिकली ये कहूंगा कि मैं 10 आई कैप चल चुका हूं, है ना, यही कहूंगा मैं। अगर मैं 15 यूनिट जे की तरफ बढ़ जाऊंगा तो मैं कहूंगा 15 जे चल गया मैं। सिमिलरली अगर मैं 3 यूनिट जेड की तरफ बढ़ूंगा तो मैं कहूंगा 3 के कैप चला हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा एक्सिस पे चलूं, है ना। 3D प्लेन है, 3D हमारा एक एक्सिस है, तो मैं भाई कहीं भी चल सकता हूं। मैं एक्स वाई प्लेन में चल सकता हूं, मैं वाई जेड प्लेन में चल सकता हूं, मैं एक्स जेड प्लेन में चल सकता हूं, है ना। या फिर मैं किसी ऐसे प्लेन में चल सकता हूं जहां पे एक्स वाई जेड एक साथ वेरी करें, तो अब उसको भी तो लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो सपोज करिए जैसे इस वेक्टर में क्या हो रहा है कि ये डायगनली चला है ना। डायगनली मतलब एक क्यूब आपने इमेजिन किया था। क्यूब होता है 3 डायमेंशन का, इसलिए हम एक क्यूब इमेजिन करते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है। और इस क्यूब के एक जो वर्टेक्स है इसको ओरिजिन मान के हम कहते हैं कि ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो बाहर की तरफ निकला है ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसके डायगनली चलता हूं, एक साथ एक्स वाई जेड तीनों वेरी करना है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि आप ये कहेंगे कि जो एक्स और वाई और जेड है वो तीनों वेरी कर रहा है। तो अब जो वेक्टर आप बनाएंगे यानी वेक्टर पी मान लेते हैं, उसको जो है डिनोट कैसे करा जाएगा? उसको डिनोट कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वेक्टर ओरिजिन से पी की तरफ है उसको हम एक नाम देंगे वेक्टर ओपी। इसको हम आर वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो आर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस में कुछ यूनिट चला है ना। वो हम कैसे जानेंगे? वो जानेंगे कि ये जो पी है इसको हमने क्या किया, ओ से जोड़ दिया, ठीक है। ओ से जोड़ने के बाद हमने ऊपर से ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ बिल्कुल ऊपर से परपेंडिकुलरली लाइट मारी टॉर्च से। तो ये जो पी है इसका शेडो पड़ा एक्स पे, है ना। तो वो पड़ा मान लीजिए एक्स यूनिट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वो एक्स यूनिट का शेडो पड़ा। सिमिलरली फिर हमने वाई की तरफ भी लाइट मारी, तो ये जो शेडो पड़ा ये पड़ा वाई यूनिट, बराबर। फिर हमने जेड की तरफ भी एक शेडो मार दी, और जो जेड की तरफ इसका शेडो बना वो बना जेड जेड यूनिट का। तो हम कहेंगे कि ये जो आर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट है, वाई में वाई यूनिट है, और जेड में जेड यूनिट है। तो कलेक्टिवली फिर इसको लिखने का जो तरीका होगा वो होगा आर वेक्टर बराबर एक्स टाइम्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप, बराबर। ये होता है वेक्टर को लिखने का तरीका। ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब हमने वेक्टर तो लिख दिया, लेकिन आप कहेंगे कि ये तो ठीक है यार, मान लो कोई आदमी ऐसे चल रहा था तो आप एक्स वाई जेड ऐसे लिख के बताओगे,
तो कौन कैसे ही समझेगा भाई कि वो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हुआ। आपने तो अलग अलग एक्सिस में बता दिया, लेकिन हमको तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट मतलब है, क्योंकि हम तो ओवरऑल वेलोसिटी निकालेंगे ना, एक्सिस वाइज वेलोसिटी निकाल के हम क्या ही उखाड़ लेंगे। तो मैं कहूंगा ठीक है भैया, मेरे पास उसके लिए दूसरा तरीका है। आप कहेंगे क्या? तो मैं कहूंगा देखो, आर वेक्टर तो मैंने तुम्हें लिखना बताया था, ये होता है। आप कहेंगे हाँ। मैं कहूंगा एक काम करो, तुम्हें अगर जो ये आर की जो लेंथ है, यानी कि जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, वो जानना है, तो कुछ मत करो, बस आर का मॉड ले लो। और वो मॉड कैसे लिया जाता है, जो भी नंबर्स हैं आई जे और के साथ, जो भी कोएफिशिएंट्स हैं, उनको पकड़ो, उनको लिखो, स्क्वायर करो और ऐड करो, और उसका ले लो अंडर रूट। यही होगा आपका मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है। कोई भी वेक्टर अगर लिखा रहे, मान लीजिए 2x कैप प्लस 3z कैप, कोई वेक्टर है जो सिर्फ x और z प्लेन में मूव किया, और इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो बहुत आसान है मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। और कोई कहे कि यूनिट वेक्टर बता दो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन करो। तो आप कहोगे यार थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर तो हमने पहले ही लिख लिया है, और उसका मैग्नीट्यूड भी हम पहले ही निकाल लिए हैं, तो इन्हीं दोनों को तो डिवाइड करना है ना। तो वही आ जाएगा आर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द डायरेक्शन कोसाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं, देखिए। कोई भी वेक्टर है आर एक 3D स्पेस में, और हमने जो लाइट्स गिराई थी एक्स वाई और जेड के अलोंग, तो जब ये वेक्टर एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाता है, वो एंगल है, मानते हैं हम एक्स एक्सिस से इसका एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस से इस वेक्टर का जो एंगल है वो बीटा है, और जेड एक्सिस से जो इसका एंगल है वो गामा है, ठीक है। जैसे कि हमने क्यूब के केस में देखा था, जब हम यहाँ पे एक एक्सिस बनाए थे और इसके डायगोनल की तरफ मूव किए थे, तो ऑब्वियसली ये तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। तो वही जो एक्सिस से एंगल बनाता है ये वेक्टर, उसी एंगल का जब हम कॉस ले लेते हैं, तो उसी को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, है ना। जैसे कि नाम में ही कॉस है, तो बस हमको इन एंगल्स का कॉस ले लेना है। अगर एक्स एक्सिस से बनाने वाले एंगल का कॉस लेंगे तो हमें एल मिलता है, वाई से बनाने वाले का लेंगे तो एम मिलता है, और जेड से जो एंगल बनाया है उसका कॉस लेंगे तो एन मिलता है। सिमिलरली एस जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उसको अल्फा कहते हैं, वाई से जो एंगल बनाता है उसको बीटा कहते हैं, और जो जेड से एक्सिस से एंगल बनाता है उसको गामा कहते हैं। ये नोटेशन है स्टैंडर्ड, तो ये आपको याद कर लेना पड़ेगा, है ना, एक्स वाई जेड इसी फॉर्मेट में। और इसकी एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है कि इनका जब आप सम करते हो स्क्वायर करके, तो उसकी वैल्यू आती है 1, है ना। दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज नथिंग बट 1, ठीक है। याद रखिएगा इसे। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आपको उसने l और m दे दिया और पूछा n की वैल्यू क्या है, तो आपको निकालना पड़ेगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 करके आप इजीली निकाल देंगे। या फिर कभी कभी वो चालाकी करेगा, l की वैल्यू दे देगा, बीटा की वैल्यू दे देगा, और कहेगा गामा निकालो, है ना, तब भी आप निकाल लेंगे इसी से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट वाइज जो है वेक्टर को कैसे डील किया जाए। अभी तक तो हम वेक्टर एज अ होल ले रहे थे, है ना। तो सबसे पहला एडिशन, यानी कि यहाँ पे दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 i कैप, यानी i कैप की डायरेक्शन में ये a1 दूरी चला है, a2 j कैप मतलब y डायरेक्शन में ये a2 दूरी चला है, और z डायरेक्शन में a3 चला है। सिमिलरली एक b वेक्टर है जो x एक्सिस में b1 दूरी चला है, y में आपका b2 और z में b3 चला है ना। ये b1 b2 b3 a1 a2 a3 ये स्केलर नंबर है। मान लीजिए यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है, 9 होता है, 12 होता है, कुछ भी होता, ये बस डिनोट करने के तरीके हैं। तो मैं कहता हूं इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करो। अभी तक हमने देखा था कि भैया एक वेक्टर इधर था, एक वेक्टर इधर था, तो हम ट्रायंगल लॉ लगा देते थे, पैरेललोग्राम लॉ लगा के ऐड कर देते थे। लेकिन अब कंपोनेंट वाइज है तो बहुत आसान है। एक्स वाले को यानी कि आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ ऐड कर दो विद साइन, है ना। विद साइन का मतलब अगर भैया यहाँ पे माइनस भी होता तो हम क्या करते, विद साइन ऐड करते, यानी कि फिर हम यहाँ लिखते कि -a3 प्लस b3 के कैप, ऐसे करके, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे सारे प्लस हैं, तो a1 प्लस b1 आई कैप, a2 प्लस b2 जे कैप, a3 प्लस b3 के कैप। कैप वैप आप यहाँ पे लगा लीजिएगा और यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। सिमिलरली अगर डिफरेंस करना है ए बी का, तो कुछ नहीं, बस एडिशन का ही वही उल्टा है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, खत्म। फिर आता है इक्वेलिटी। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनका डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा। तो किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में
एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर हो इसके इक्वल तभी होगा जब ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, और ओवरलैप करने की ही कंडीशन में क्या होगा, a1 b1 के बराबर, a2 b2 के बराबर, a3 b3 के बराबर, मतलब x y z में ये तीनों बराबर ही दूरी पे चले। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी एक नंबर से किसी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a वेक्टर को यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये लैम्डा सारे जो उसके स्केलर नंबर्स हैं उसमें जाके सारे कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक अपने को वेक्टर मिलेगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ वेक्टर्स ऑन स्ट्रैटेजी। हम आज वेक्टर्स का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। पहला जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है यानी कि स्केलर, और दूसरा जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मैटर करता है, दैट इज वेक्टर। फिर हमने देखा था कि किसी वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, एरो का क्या मतलब है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। फिर हमने वेक्टर्स के 3-4 तरीके देखे थे, जिसमें जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर्स थे। फिर हमने वेक्टर्स के एडिशन को देखा था दो तरीकों से, पहला पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा ट्रायंगल लॉ से। फिर हमने पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से स्केल किया जाए यानी मल्टीप्लाई किया जाए किसी स्केलर से, तो वो उस पर कैसे इफेक्ट करेगा। फिर हमने किसी भी वेक्टर को किसी भी 3D कोऑर्डिनेट स्पेस में देखा था कि कैसे उसको हम जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिखेंगे। फाइनली हमने उसके डायरेक्शन को साइंस कैलकुलेट किए थे, और फिर हमने वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर इक्वालिटी देखी थी। अब हम ब्रिजिंग पॉइंट्स इन स्पेस देखेंगे। इसका क्या मतलब है? ब्रिजिंग पॉइंट्स इन स्पेस का मतलब है कि बेसिकली आपको किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, पॉइंट P1, पॉइंट P2। आपको ओरिजिन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ओरिजिन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, और हमको ये वेक्टर पता करना है, हमको P1 P2 वेक्टर पता करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंस P1 का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है, तो यहां से हम इसको एक P1 वेक्टर कह देंगे और इसको हम कहेंगे P2 वेक्टर, राइट। फाइनली जो P1 P2 वेक्टर होगा दैट विल बी नथिंग बट P2 के कोऑर्डिनेट्स को P1 के कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे कंपोनेंट वाइज, यानी कि x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। दैट विल बी द P1 P2 वेक्टर, राइट। तो बेसिकली जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन हो कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे दिए जाएं और इन दोनों का पोजीशन जो है वो बता दिया जाए, या इन दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है वो बता दिया जाए। पोजीशन वेक्टर आप P1 का कैसे लिखेंगे? P1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा P1 माइनस ओरिजिन कंपोनेंट वाइज, है ना। तो ओरिजिन 0i, 0j और 0k होता है। P1 का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है, तो जो P1 वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है, x1 i कैप प्लस x2 y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली P2 क्या होता, जो P2 वेक्टर है वो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप होता, और जो P1 P2 वेक्टर है वो आपका P2 माइनस P1 से लिखा जाएगा, राइट। सो दिस इज द वे टू राइट एनी ब्रिजिंग पॉइंट्स। नाउ मूविंग टू द सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि नाम है सेक्शन, यानी कि ये कर क्या रहा है, किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब एक लाइन को डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं, पहला कि वो इंटरनली डिवाइड करे, दूसरा वो एक्सटर्नली डिवाइड करे। इंटरनली एक्सटर्नली डिवीजन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि एक लाइन है जिसको एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में, राइट। तो इंटरनली डिवीजन मतलब ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन पे लाई करेगा, बराबर। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि एक लाइन है PQ जिसको एक पॉइंट R एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो R है ये इस PQ लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं करेगा, ये इसके कहीं बाहर लाई करेगा और इसको किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। वो कैसे डिवाइड हो? तो बेसिकली होगा क्या, जो आप इंटरनल डिवीजन करते हैं उसमें आसान है कि ये m होता है, ये n हुआ, मान लीजिए m/n में अगर डिवाइड कर रहा है तो m टाइम्स b n टाइम्स a अपॉन m प्लस n। फिर जो एक्सटर्नली डिवीजन होता है उसमें हम सेम चीज रखते हैं, बस साइंस चेंज हो जाती है। जैसे m टाइम्स b n टाइम्स a
और नीचे m-n और ऊपर भी माइनस के साथ। तो एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में बस इतना सा फर्क है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज जो आपको बताना चाहेंगे वो है वेक्टर रेजोल्यूशन के बारे में। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो होता कुछ यूं है कि हम 2D में पढ़ेंगे और इसी को 3D में यूज कर लेंगे। तो ये एक वेक्टर है, राइट, दैट इज आर वेक्टर। ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा, राइट। कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का मतलब क्या है? कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का मतलब है हमने ऊपर से लाइट डाली और इस आर वेक्टर का शेडो एक्स एक्सिस पे बना, यानी कि जो अपना आर एक्स है, और जब इधर से शेडो डालेंगे तो लाइट डालेंगे तो इसका शेडो यहां बनेगा, यानी कि यहां हमें मिलेगा एक आर वाई। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक वेक्टर है आपके पास, सपोज करिए आर वेक्टर जो है दैट इज फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, राइट। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? आर कैप की डायरेक्शन में लग रहा है। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डील करना आता है। आर एक्सिस जो है आप अलग से डिफाइन नहीं करना चाहते हो, तो आप करोगे क्या? पहले ये जो फोर्स वेक्टर है इसको आर से ना डिनोट करके एफ से डिनोट कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका ये फोर्स वेक्टर है इसको आप क्या करेंगे? इसको आप पहले दोनों कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे कि ये एक्स में कितना लग रहा है और वाई पे कितना लग रहा है ना। ये कुछ ऐसा केस है कि जैसे हम लोग वेज वगैरह के जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, तो इस पे अगर कोई छोटा सा दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है एम मास का, और बेसिकली क्या है कि ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है ना, और जो अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो ऐसा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये किसी एंगल थीटा पे लगेगा एक्स एक्सिस से, राइट। यहां पे वो नेगेटिव तरफ लग रहा है। यहां पे हमने एक दूसरा जो एग्जांपल लिया है वो क्या है कि उसमें फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। तो ज्यादा कुछ नहीं होता, बेसिकली हमको ये याद रखना है कि ये जो एंगल है ये किस एक्सिस से बना रहा है, ठीक है। तो जिस एक्सिस से ये एंगल बनाता है उसके साथ cos थीटा लिखते हैं। मतलब कि इसको x एक्सिस में जब आप रिजॉल्व करेंगे तो rx जो होगा वो हो जाएगा f का cos थीटा, और ry जो हो जाएगा वो हो जाएगा f का cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बचा? ये एंगल बचा 90 माइनस थीटा, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में f का sin थीटा लिख देते हैं, है ना, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लीजिए और मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, r से डिनोट करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका r कैप ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुए r कैप की डायरेक्शन में ये तो आपको पता है, लेकिन आप डील करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में, तो आपको x और y की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट है वो जानना है ना। और इस बार जो एंगल है वो यहां से है थीटा, ठीक है। तो देखिए जो बेसिक मतलब एकदम बच्चों वाली गलतियां बच्चे करते हैं वो करते यही है कि वो याद कर लेते हैं कि जो x एक्सिस है उसकी तरफ जब भी वेक्टर का रिजोल्यूशन होगा तो वो cos थीटा टर्म में होगा, जैसा हमने पिछली बार देखा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 90% क्वेश्चंस में जो एंगल दिया जाता है वो वो x एक्सिस के साथ ही दिया जाता है, और जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें भी x एक्सिस के साथ, जो टीचर्स एग्जांपल कराते हैं उसमें भी x एक्सिस के साथ ही एंगल दिया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो x कंपोनेंट है वो cos थीटा के टर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पे एक आध क्वेश्चन में हो जाता है कि वो y एक्सिस के साथ एंगल दे देते हैं और हम गलत कर देते हैं वहां पे। तो हमको सिर्फ ये याद रखना है जिस एक्सिस के साथ एंगल हो उसका cos थीटा आएगा, और इसी से हम कोई भी वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली अब क्या होगा, जो अपना आर वाई यानी कि वाई कंपोनेंट आएगा वो आएगा r टाइम्स cos थीटा, जो अपना आर एक्स कॉम्पोनेंट यहां आया वो आएगा r टाइम्स, और ये एंगल क्या हुआ? ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा, तो r टाइम्स cos 90 माइनस थीटा, राइट। और इसी को हम लोग हिंदी में r का sin थीटा लिख देते हैं, ठीक है। होपफुली वेक्टर रिजोल्यूशन बहुत आसान है और आपका काम हो भी गया हो, इतने में आप समझ गए हो। फिर अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बस दो वेक्टर्स हैं अगर
देखो वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन का दो तरीका होता है, ठीक है। जो वेक्टर्स है इनके मल्टीप्लाई करने के दो तरीका है, एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक आता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। बाद में आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह पढ़ेंगे, वो 3 वेक्टर्स के लिए बेसिकली यूज होता है। यहाँ पे हम दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके जानते हैं। पहला जानते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसके नाम से ही क्लियर है कि दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी देंगे, और वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या है कि दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वेक्टर क्वांटिटी देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ही हिंदी में डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट भी देखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं किसी वेक्टर का, हम चलते हैं एक ब्लैंक शीट पर और फिर आपको बताते हैं। सपोज करिए एक वेक्टर है, यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर वी। तो अगर मैं कहूं, और इसके बीच का एंगल है फाई, अगर मैं कहूं कि ए डॉट बी क्या है, तो ए डॉट बी कुछ नहीं है, ए डॉट बी हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट। अब अगर दिया रहे क्वेश्चन में कि ए वेक्टर जो है दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b वेक्टर जो है वो दिया रहे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और फिर आपको दिया रहे कि a डॉट b करिए, तो यहां पे ये ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको a1 a2 दिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a1 को पकड़ेंगे, a1 i कैप के जो i कंपोनेंट का, उसको सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b1 को सब में करेंगे, फिर सॉरी a2 को, फिर a3 को सब में करेंगे। लेकिन होता क्या है कि i डॉट i जो है वो 1 होता है बराबर j डॉट j होता है बराबर k डॉट k होता है, लेकिन i डॉट j बराबर होता है i डॉट k के बराबर होता है j डॉट k के और बराबर होता है 0 के। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि जो i j और k तीनों एक्सिस हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे cos थीटा कैलकुलेट करना हो, जब थीटा बराबर 0 हो तो वो 1 आता है, और अगर cos थीटा कैलकुलेट करना हो और थीटा 90 है तो वो 0 आता है, राइट। तो इस केस में क्या है, i डॉट i मतलब i का खुद से ही मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं और i का i से एंगल 0 है, तो ऑब्वियसली i डॉट i 1 आ जाएगा। लेकिन i डॉट j करने जाएंगे तो इनके बीच का एंगल 90 है, तो वो हो जाएगा 0। सिमिलरली i और k और j के साथ ये सारे 0 आएंगे, और j और j का 1 आएगा, k और k का 1 आएगा सिमिलरली। तो इसीलिए इतने सारे मल्टीप्लाइंग जो आपके पास टर्म्स हैं उसमें से सर्वाइव कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली जब आप ये सारे मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो आपके पास जो सर्वाइविंग टर्म्स बचेगा यहां पे वो बचेगा a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। ये आता है आपका स्केलर डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर a डॉट b का, ठीक है। अब अगर आपको कंपोनेंट ना दिया रहे, आपको ऐसे दिया रहे कि जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो है 7, b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3, और इनके बीच का जो एंगल है वो है सपोज करिए 30 डिग्री, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट वाइज दिया है तो आपको पता है कि x के कंपोनेंट को x के साथ, y वाले को y के साथ और z वाले को z के साथ मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिल जाएगा आपको, और वो नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ i j के नहीं आएगा, सिर्फ एक नंबर लिखना, ठीक है। लेकिन अगर ऑलरेडी मैग्नीट्यूड दिया रहा है और एंगल दिया रहा है तो आप क्या करिएगा, फिर तो बहुत आसान है, ये जो पहला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है फिर हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड दैट इज 7 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री, राइट। कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो एक बार आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल्स है उनसे जाके देखिए, 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री एक बार फिर से रिवाइज करिए, और आपको पता है या नहीं ये हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए कमेंट कर दीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर प्रोजेक्शंस। हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि एक किसी भी वेक्टर का किसी भी दूसरे वेक्टर पर हमको क्या लेना है, प्रोजेक्शन लेना है, राइट। तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे वेक्टर ए और पी लिखा है, इसका ये मतलब होता है कि वेक्टर ए जो है उसका कितना कंपोनेंट
वेक्टर P पे ओवरलैप करता है। मतलब ये कि वेक्टर A अगर इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली इसको हम रिजॉल्व करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे, है ना। रिजॉल्विंग के बारे में या कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करने के बारे में आप एक चीज ये जान लीजिए हमेशा कि हम चाहे तो ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, हम चाहें तो फ्यूचर में ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हैं, हम चाहें तो ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करना आपके ऊपर है कि आप कैसे डिफाइन करना चाहते हैं। अगर कभी भविष्य में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ए वेक्टर को ही एक्स एक्सिस मान लूंगा, लेकिन फिर मुझे करना क्या रहेगा, यहां से 90 डिग्री पे वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक है। खैर वो बात की बात है। अभी के लिए हमको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है पी के अलोंग, ठीक है। तो इसको करने का जो तरीका होता है वो हम ये करते हैं कि जो ए का मैग्नीट्यूड है उसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या ए वेक्टर को ही हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं पी के डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ। पी वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसका यूनिट वेक्टर लेंगे और ए वेक्टर को लेंगे और दोनों का हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। यही आता है आपका ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन पी, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, बेसिकली जो पी वेक्टर है उसको लिखने का तरीका होता है पी डॉट दिस पी इंटू पी कैप। तो अगर हम पी कैप निकालना चाहें तो पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, राइट। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन पी we will just simply write a dot p. This is nothing but a vector dot p vector upon p का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये आता है a वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन p वेक्टर पर, ठीक है। नाउ कभी कभी क्या होता है कि आपको दो वेक्टर्स हैं, पता करना रहता है कि एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। तो कैसे आप करेंगे, दो वेक्टर है a b, अगर हमें पता करना है कि परपेंडिकुलर है तो सिंपल सी टेक्निक है। हमने पहले देखा था कि i डॉट i जो है वो 1 होता है और i डॉट j या j डॉट k या i डॉट के बराबर 0 होता है ना। क्यों, क्योंकि cos थीटा का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है और cos 90 बराबर 0 होता है। तो अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जिसमें कि ऑलरेडी cos का टर्म आता है वो होना चाहिए 0, है ना। तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब कोलिनियर वेक्टर को पता करने का तरीका होता है उन वेक्टर्स के कंपोनेंट को लिखिए। अगर वेक्टर ऐसा है कुछ कि जो वेक्टर ही गलत लिख दिया मैंने। बेसिकली अगर दो वेक्टर लिखे गए हैं, दैट इज ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और जो अपना बी वेक्टर है वो है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इस केस में अगर आप कोलिनियरिटी या पैरेलल होने का जो है टेस्ट करेंगे तो a1 अपॉन b1 शुड बी इक्वल टू a2 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू a3 अपॉन b3, है ना। और ये तीनों इक्वल होंगे कांस्टेंट के बराबर जिसको हम लैम्डा कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम कह देंगे कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। नाउ सम इनइक्वालिटीज व्हिच यू शुड नो अबाउट। तो पहला है कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमें बताता है कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उनके मैग्नीट्यूड को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा छोटा होगा या मैक्स टू मैक्स बराबर हो सकता है उन दोनों के अलग से मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अ प्रोजेक्शन कैन नेवर एक्सीड द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, है ना। कि जो प्रोजेक्शन है किसी भी चीज का, किसी एक वेक्टर का दूसरे पे, वो कभी भी ओरिजिनल से एक्सीड नहीं करता। या फिर मैथमेटिकली अगर आप समझना चाहें तो जो कॉस है, कॉस थीटा, इसकी वैल्यू -1 से 1 तक ही घूमती रहती है ना। तो कॉस थीटा अपनी जो हाईएस्ट वैल्यू ले सकता है वो ले सकता है 1। उस केस में a डॉट b जो होगा वो a और b के बराबर ही आ जाएगा क्योंकि यहां पे cos थीटा 1 हो गया है। तो ये है जब इक्वालिटी का केस एग्जिस्ट करेगा। बाकी सभी केसेस में cos थीटा लेस देन 1 आएगा, और जब cos थीटा लेस देन 1 आएगा और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये टर्म छोटी हो जाएगी इस टर्म से, राइट। नाउ द सेकंड इनइक्वालिटी इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये कहती है कि अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। इक्वालिटी ओनली अकर्स व्हेन द पॉइंट्स आर परफेक्टली कोलिनियर। मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम बचपन से पढ़ते हैं। वो कहता है कि एक ट्रायंगल है तो इसमें
किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम है उनका अगर हम मॉड ले लें तो वो या तो छोटे रहेंगे या तो बराबर आएंगे उनके अलग से मैग्नीट्यूड के सम के, राइट। सो बेसिकली ए प्लस बी जो होगा इन दोनों का सम वो हमेशा छोटा या बराबर रहेगा इस लेंथ के और इस लेंथ के समेशन से इंडिविजुअली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। अब हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमने जैसे डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि दो वेक्टर्स a डॉट बी करने पे हमें एक स्केलर नंबर मिल रहा था, वैसे ही अब हम a क्रॉस बी करेंगे और यहां पर हमें कोई सी वेक्टर मिल रहा होगा जिसका एक डायरेक्शन भी होगा और एक मैग्नीट्यूड भी होगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगा जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, x y और z ऐसे बाहर निकल रहा है स्क्रीन से, तो x y और z जो है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसमें क्या है, जो z है वो x से भी 90 डिग्री पे है और y से भी 90 डिग्री पे है। सिमिलरली y भी z और x से 90 डिग्री पे है एंड x भी। तो x क्रॉस y करेंगे, यानी x का अगर y से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो z आता है। ठीक है, सिमिलरली एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, और जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा एक वेक्टर आएगा जो इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड लिखते हैं a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये a क्रॉस b आता है, और जब n कैप लगा देते हैं तो दैट इज द न्यू वेक्टर वी गॉट बाय मल्टीप्लाइंग a क्रॉस b। अब यही n कैप जो है यही डायरेक्शन बताता है a क्रॉस b का, और हमें यही कैलकुलेट करना है। हम आगे देखते हैं, और हमने पढ़ा था कि जहां पे भी कैप लग जाए वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो सिंस ये a और b दोनों के परपेंडिकुलर है तो इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर कहते हैं ना। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज n वेक्टर, n कैप बेसिकली। तो सबसे पहले हम इसी n कैप की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? देखो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको a क्रॉस b करना है और आपको b क्रॉस a करना है, राइट, और हम a b क्या ले रहे हैं, a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है। ठीक है, तो पहले केस में जब आप a क्रॉस b कर रहे हैं तो आप a से b की तरफ आना चाहते हैं ना, a क्रॉस b है ना, a को क्रॉस करके आप b पे आ रहे हैं। तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप अपनी जो उंगलियां हैं, है ना, आप अपना दाहिना हाथ लेंगे और जो उंगलियां हैं उनको a वेक्टर की तरफ करेंगे और अपने हाथ को ऐसे बंद करेंगे कि आप जो सबसे छोटा एंगल है यानी शॉर्टेस्ट एंगल है उसके थ्रू आप b की तरफ आए, है ना। आने को तो b की तरफ ये वाला एंगल भी, आप बड़ा वाला एंगल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। हमको यूज करना है जो छोटा वाला एंगल है वही। ठीक है, तो छोटे वाले एंगल से होते हुए आपको b की तरफ आना है। तो a ऐसे उंगलियों को बंद करेंगे तो आपका जो अंगूठा होगा वो डायरेक्शन देगा आपके a क्रॉस b का। तो इस केस में ये अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा आपका, तो n कैप आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उल्टा करेंगे, आप अगर b क्रॉस a कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले अपनी उंगलियों को b वेक्टर के डायरेक्शन में रखिए, दाहिने हाथ की, बाएं हाथ नहीं। तो जब आप दाहिने हाथ की उंगलियों को b वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे और फिर इसी छोटे एंगल से उसको a की तरफ बंद करेंगे अपनी मुट्ठी को, तो जो आपका अंगूठा होगा इस बार वो नीचे की तरफ होगा, है ना। तो जो a क्रॉस b का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जो b क्रॉस a का डायरेक्शन होता है वो होता है नीचे की तरफ। इसको आप किसी स्क्रू के भी हेल्प से समझ सकते हैं कि होता क्या है, आप अगर स्क्रू को इस डायरेक्शन में टाइट करते हैं तो स्क्रू क्या आता है, बाहर की तरफ आता है, लेकिन जब आप स्क्रू को इस डायरेक्शन में जो है टाइट करने की कोशिश करते हैं तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये आप राइट हैंड थंब रूल याद रखिए, दिस इज द बेस्ट वेयर यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि i डॉट i की वैल्यू जो है j डॉट j की वैल्यू और k डॉट k की वैल्यू जो है 1 आती है, और बाकी i डॉट j डॉट k i डॉट के बराबर 0 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी हम देखेंगे कि अगर सेल्फ क्रॉस है तो 0 आएगा। मतलब कि देखो कुछ नहीं है यार, वहां पे क्या था, डॉट प्रोडक्ट में आपका cos थीटा का टर्म आता था। तो अगर cos 0 होता है, तो अगर थीटा 0 होता है तो cos 0 1 हो जाता है, लेकिन क्या sin 0 बराबर क्या होता है, 0 रह जाता है। तो सेल्फ क्रॉस मतलब कि आई कैप भी इधर है और आई कैप का आई कैप से ही क्रॉस ले रहे हैं,
तो एंगल तो जीरो बना, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा का टर्म आता है, तो इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। जब ऑर्थोगोनल क्रॉसेस होते हैं, मतलब कि आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, है ना, आई जे और के, ठीक है, ऐसे ये आई है, तो जब आई से जे पे जाएंगे, है ना, तो आंसर क्या आएगा, के आएगा प्लस का, ठीक है। के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस जे, ठीक है, और जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर आएगा प्लस आई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप ऐसे घूमते रहेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज होता रहेगा, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई इज जे। लेकिन एक बार आपने साइकिल उल्टी कर दी, मतलब कि अगर आपने एक बार आई डॉट के किया तो आंसर माइनस जे आएगा, आपने के क्रॉस जे किया तो आंसर माइनस आई आएगा, और आपने जे क्रॉस आई किया तो आंसर माइनस के आएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी बात यह है कि अगर आप इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो प्लस में, और अगर आप उल्टा चलेंगे यानी कि इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो माइनस में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट में अंतर क्या होता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली एक स्केलर टर्म देगा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर टर्म देगा, जहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। फिर कॉस प्रोडक्ट जो है, यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, उसमें कॉस थीटा का टर्म आता है, और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो थीटा बराबर यहाँ पे 0 हो जाता है और कॉस थीटा 1 होता है, तो जो आंसर आता है वो दोनों का मैग्नीट्यूड होता है, यानी मैक्सिमम आती है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा का टर्म यूज होता है, और ये तब मैक्सिमम होता है जब परपेंडिकुलर रहते हैं, अगर दोनों पैरेलल हैं तो ये 0 हो जाता है। फिर जो टेस्ट आपको ज्योमेट्रिक टेस्ट करना है वो क्या करना है, परपेंडिकुलरिटी का टेस्ट क्या होता है कि अगर 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, ए डॉट बी अगर 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर 0 है तो वेक्टर पैरेलल है, यानी कि ए क्रॉस बी अगर 0 है तो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, ये कैसे करेंगे, तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल। देखिए दो वेक्टर दिया है, ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, b1 इज नथिंग बट b1i b2j प्लस b3k, ठीक है। तो आपने मैट्रिक्स में तो पढ़ा होगा, मैट्रिक्स का जो किसी भी जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे ए वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर, तो आपको सबसे पहले i j और k लिख लेना है, ठीक है, ये पहला रो हो गया। फिर आप क्या लिखेंगे, a1 यानी पहला वेक्टर। अगर आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो पहले a लिखेंगे, लेकिन अगर b क्रॉस a करना है तो पहला जो यहाँ पे है वो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो सिंस हम a क्रॉस b या b क्रॉस a कर लेते हैं, है ना, क्योंकि a क्रॉस b क्या है कि हम हमेशा से कैलकुलेट करते आते रहते हैं, तो वही हमारे दिमाग में बैठा रहता है, और फिर कभी b क्रॉस a आता है तो हम a क्रॉस b ही करके चले आते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे b क्रॉस a, ठीक है। तो वो हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे b के कंपोनेंट लिखेंगे, दैट इज b1 b2 b3, फिर a1 a2 a3। अब सबसे पहले आप लिखिए i कैप, ठीक है, और एक ब्रैकेट बनाइए, फिर i वाले टर्म को हाइड कर लीजिए, बचा क्या, b2 a3 माइनस b3 a2, ठीक है। जब भी आप डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो जो पहला टर्म आता है वो पॉजिटिव आता है, फिर ये नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है ना। ये कैसे होता है, ये होता है -1 टू द पावर m प्लस n, है ना, अगर i प्लस j, ठीक है। तो ये सिंस पहला रो पहला कॉलम हम लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3 नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे वापस से 1 + 3 लिखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो पहला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो हमने i का x का कंपोनेंट लिख लिया, यानी हमने i लिख लिया, प्लस फिर आप j लिखिए, j के लिए आप इसको छुपाइए, बचा b1 a3 माइनस a1 b3, सॉरी ये नेगेटिव होगा यहाँ पे, यही सब गलतियां होती हैं जो छोटी छोटी हो जाती हैं, प्लस k कैप, k के लिए इसको हाइड करेंगे, तो आ जाएगा b1 a2 माइनस a1 b2, ठीक है। फिर आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो आप i j k के टर्म में आपको एक वेक्टर मिल जाएगा, है ना। और अगर कभी ऐसे दिया रहे कि a1 वेक्टर का 7 है मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का 3 है मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आप कर देंगे 7 × 3 sin थीटा, है ना, ये आ जाएगा a क्रॉस b। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि जब i के लिए आप पहले लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, i के लिए लिखेंगे तो ये रो ये कॉलम डिलीट कर देंगे, दिस माइनस दिस। सिमिलरली जब j के लिए लिखेंगे तो ये इसको डिलीट कर दीजिएगा, और दिस माइनस दिस। फिर जब k के लिए फाइनल लिखेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, और दिस माइनस दिस। जो पहला आता है उसमें वो पॉजिटिव के साथ लिखा जाता है, जो दूसरा है वो नेगेटिव के साथ, और जो तीसरा है वो पॉजिटिव के साथ, ठीक है।
अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मतलब क्या है, उसका सिर्फ इतना मतलब होता है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि वो प्रोजेक्शन लेते हैं एक का दूसरे पे, क्रॉस प्रोडक्ट का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, है ना, कि ये जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है ये अपने में कितना एरिया समेटे हुए हैं, तो ए क्रॉस बी हमको वही एरिया बताता है, और जो एन कैप है वो उस एरिया की डायरेक्शन बताता है जो कि उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब अगर दो वेक्टर है ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं और उसको आधा कर दें तो ये जो एक ट्रायंगल बनेगा उसका हमको एरिया मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि आपको किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना होता है। कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अंतर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो एन कैप का ही अंतर होगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड, अगर आपको कभी भी एरिया लिखने को आए, ठीक है, कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो आप बताइए कि कितना एरिया कवर करेगा, यानी ए क्रॉस बी। अगर उसने आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है तब तो आप नॉर्मल वो जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो लिख के आ जाएंगे, लेकिन अगर उसने पूछा है कि कितना एरिया कवर करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड जरूर से निकालिए, नहीं तो वो एक दो नंबर आपके फिर कट जाते हैं। फिर तीसरा ये है कि याद रखिए ये चीज कि हम जब ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहे थे तो जो आई का कंपोनेंट आता है वो प्लस के साथ आता है, जे वाला माइनस के साथ आता है। यहाँ पे बहुत गड़बड़ी होती है, हम जे को माइनस के साथ नहीं लिखते हैं और फिर पूरा हमारा जो नया वेक्टर आता है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत फेमस क्वेश्चन। वो आपको एक वेक्टर दे देगा ए, एक वेक्टर दे देगा बी, फिर पूछेगा एक ऐसा वेक्टर बताओ सी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर हो किसके, ए बी के नहीं, क्योंकि ए बी का तो पता है आपको, वो कर लेगा कि आप ए क्रॉस बी कर लोगे आ जाएगा। वो कह देगा कि ए प्लस बी के और ए माइनस सी के परपेंडिकुलर हो, तो उसको लगता है कि हम गधे हैं, है, और हम ये नहीं सोच पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक बार आप ब्लैंक शीट पे आइए, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। उसने आपको एक वेक्टर दिया ए, उसने आपको एक वेक्टर दिया बी, ठीक है। अब उसने पूछा कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर हो और ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हमको इतना तो पता है कि अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो वो वेक्टर इसी प्लेन में रहेगा, है ना। सपोज कर लेते हैं एक बार के लिए कि इसको यहां रखेंगे तो ए प्लस बी इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और अगर मैं ए माइनस बी करूं, यानी बी को फ्लिप करके यहां रखूंगा तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो प्लेन तो एक ही है, प्लेन तो चेंज नहीं होगा। तो जो सी वेक्टर होगा वो ऑब्वियसली ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी होगा ना, क्योंकि ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया, ए माइनस बी वेक्टर हो गया। तो जो एक सी वेक्टर आएगा वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और वो होगा इस डायरेक्शन में, यानी कि वे ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। तो उसने क्या पूछा, उसने यूनिट वेक्टर पूछा, उसने सी वेक्टर नहीं पूछा। उसने दिमाग लगाया कि सिर्फ एक यूनिट वेक्टर बताना है ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर। तो आपने यहां पे क्या किया, ये मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके आपने एक सी वेक्टर निकाला है। अब आप क्या करेंगे, इसी को सी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपका सी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे, ए माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर दोनों का क्रॉस ले लेंगे और फिर फाइनली जो सी का मैग्नीट्यूड आएगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो सी कैप है वो पता चल जाएगा। एंड फाइनली वही कभी कभी आपके ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट्स देके वो कह देता है कि इसका एरिया कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओरिजिन से P1, P2 और P3 लिखेंगे। फिर हम P1 और P2 लिखना जानते हैं, दिस माइनस दिस, ये वेक्टर लिखना जानते हैं, दिस माइनस दिस, ये वाला वेक्टर लिखना जानते हैं, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो हमको ये तीन वेक्टर पता चल गए हैं। तो अब हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले होता क्या है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले आप ए बी वेक्टर लिखेंगे और ए सी वेक्टर लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमें दो ही साइड चाहिए। और हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पता कर लेंगे ए बी और ए सी का, और फिर उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो फिर अपना क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी के साथ वेक्टर चैप्टर जो है उसका जो बेसिक है, जितना आपको ज़रूरत है उतना हमने कवर कर दिया है। अगर आपको लगे कि हमने कुछ छोड़ दिया है या कुछ आपको नहीं समझ में आया या आपको कुछ और भी पढ़ना है तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम उसके लिए एक अलग से वीडियो ले आएंगे या फिर कुछ सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये सारी पीपीटीज जो है हम वहाँ शेयर कर देते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो है ट्रैटेजी का, उसको भी फॉलो कर लीजिए। कुछ भी नया लॉन्च होगा या कुछ भी होगा तो वहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।